हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीटीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सॉल्यूशन देखेंगे सीपीओ का। ठीक, ये सोल्व पेपर 2018 यहाँ लिखा गया है, लेकिन इसका एग्ज़ाम जो है वो 2019 में कंडक्ट हुआ था। ठीक, तो ये जो है 2019 सीपीओ का पीटी का एग्ज़ाम है, एमबी पब्लिकेशन के बुक से, सेट नंबर 7। ठीक, ये जो आपको सॉल्यूशन मिल रहा है ये एमबी पब्लिकेशन बुक, आई होप आप सभी जानते होंगे इस बुक को। तो इसी बुक से आपको इसका सॉल्यूशन मिल रहा है चैप्टर वाइज करके। 2016 का आपको जो है सारे चैप्टर्स का सॉल्यूशन करा दिया जा चुका है। अभी हम लोग कर रहे हैं 2019 के क्वेश्चंस को। ठीक, तो आप द इम्पेचस एकेडमी पे जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2016, एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2019। ठीक, तो आप जाकर वहाँ पर सीख सकते हैं। और उसमें एक प्लेलिस्ट और है आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल मेंस 2019। ठीक, उसमें लगभग 32 वीडियोस हैं। अगर आप उन लेसन्स को देख लेंगे तो आपको आने वाले या फिर अभी जो करंट में सीएचएसएल के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ठीक, इन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसा कि हम लोग देखे हैं कि जो 12 अक्टूबर को सीएचएसएल का फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें ये जो लेसन्स हैं 32 ये प्रीवियस ईयर्स आ रहे हैं। ठीक, और सीएचएसएल के एग्ज़ाम में भी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुए हैं। मतलब मेरे तरफ से ये हम गारंटी के साथ कर सकते हैं कि आप कम से कम 15 से 17 क्वेश्चन जो हैं आप यहाँ पर सॉल्यूशन कर सकते हैं, अगर इन लेसन्स को देखकर अगर आप जाएंगे तो। इसमें आपको प्रीवियस ईयर आईपी है, प्रीवियस ईयर ओडब्ल्यूएस है, प्रीवियस ईयर फ्रेजल वर्ब्स हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस हैं, एक जगह आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स दिया गया है लगभग 2000 वर्ड के आसपास। ठीक, और भी वेरियस जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहाँ पर आपको दिए गए हैं, तो आप जाकर इसे भी देख सकते हैं। ये सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप सीजीएल मेंस दे रहे हो, सीपीओ मेंस देने हो, सीपीओ पीटी देना हो, स्टेनोग्राफर देना हो, या फिर आपका फेज 8 हो, एमटीएस हो, सीएचएसएल हो। ठीक, सारे एग्जाम्स के लिए सीजीएल पीटी हो, सारे एग्जाम्स के लिए प्लेलिस्ट है एसएससी सीजीएल मेंस 2019, आप उसे देख सकते हैं। ठीक, चलिए तो फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए क्या कहता है क्वेश्चन फर्स्ट में, आपको चूज करना है रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड। ठीक, यानी कि 3 स्पेल जो है वो सही है, एक कोई गलत है। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन है आपका है डेविलिस, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शैतानी। ये आपका गलत है क्योंकि ये जो है करेक्ट स्पेल है। ठीक, चुनना है हमें रॉन्ग स्पेल्ड। डिवाइस, डिवाइस मतलब क्या होता है? उपाय। ठीक, ये भी आपका करेक्ट स्पेल्ड है। देखिए यहाँ पर एक डिवाइस आपको ये दिख रहा है, इसका मतलब क्या होता है? उपाय। ठीक, और एक वर्ड जो है ये होता है DEVISE, ये दोनों में अंतर है। ठीक, ये डिवाइस मतलब हो गया उपाय, और ये डिवाइस मतलब हो गया आविष्कार करना, इजाद करना, या फिर वसीयत में किसी को कुछ देना। ठीक, तो ये दोनों में अंतर है। फिल इन द ब्लैंक में आपको ये दोनों ऑप्शंस रहेंगे, तो आप दोनों का अर्थ याद कर लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 है डेविएशन यानी कि भटकाव। आपका राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी। डेवियस का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है DEVIOUS। ठीक, यानी कि यहाँ पर जो ई है इसके जगह हम क्या यूज करेंगे? आई का यूज करेंगे। डेवियस मतलब क्या होता है? डेवियस मतलब होता है टेढ़ा मेढ़ा। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे आपको फिर से रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। एवापोरेशन मतलब होता है भाप। इस्टेब्लिश मतलब क्या होता है? स्थापित करना। इसेंशियल मतलब कि आवश्यक। इवैल्यूएशन का जो आपका है वो गलत दिया गया है। ठीक, इवैल्यूएशन है EVALAUTION, इवैल्यूएशन। ठीक, तो EVALUA। ठीक, LUATION, यानी कि ई की जगह क्या यूज करेंगे? ए का यूज करेंगे। इवैल्यूएशन मतलब क्या हो गया? मूल्यांकन करना। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, ई की जगह ए यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फिल इन द ब्लैंक मुंबई फिल इन द ब्लैंक मार्च 15। आपको हम 2 से 3 दिन पहले के लेसन में बताए थे कि अगर कोई डेट हो तो वहाँ पे हम क्या प्रिपोजिशन यूज करते हैं, और कोई ईयर, डेट और टाइमिंग साथ में दिया रहे तो वो क्या यूज करते हैं। ठीक, अगर आपको याद होगा तो यहाँ पर हम लोग क्या फिल करेंगे? ऑन यूज करेंगे। ठीक, अब देखिए अगर आपको ये याद है तो आप तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। ऑन कहीं पर भी नहीं दिया गया, तो राइट आंसर यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा। आई एक्सपेक्ट टू रिटर्न फ्रॉम मुंबई, और यहाँ पर जो है रिटर्न के साथ फ्रॉम, यानी कि मैं जो है तुमसे ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम मुंबई से कब रिटर्न होगे? रिटर्न फ्रॉम। ठीक, उसके बाद ऑन मार्च 15। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे फिर से आपका फिल इन द ब्लैंक है। आफ्टर 3 मंथ्स ऑफ प्रैक्टिस, यानी कि 3 महीनों के प्रैक्टिस के बाद, आई फिल इन द ब्लैंक नाउ स्विम क्वाइट फास्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन हैं कैन नॉट, शुड, कुड, कैन। यहाँ पर देखिए जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी,
3 महीनों के प्रैक्टिस के बाद मैं अब बहुत ही फास्ट यानी कि बहुत ही तेज स्विम कर सकता हूँ, यानी कि तैराकी कर सकता हूँ। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पर देखिए आपको एंटोनिम बताना है गिवन वर्ड का। स्टिंगी, स्टिंगी मतलब क्या होता है? स्टिंगी मतलब होता है कंजूस। ठीक है, अब इसका विपरीत बताना है आपको। एंटोनिम यानी कि विपरीत। ऑप्शंस हैं काइंड यानी कि दयालु, जेनरस यानी कि उदार, मीन यानी कि औसत या फिर इसका मतलब होता है मतलबी भी, ठीक, और मेजरली यानी कि कंजूस। तो ये देखिए इसका सिनोनिम हो गया, लेकिन हमें बताना क्या है? एंटोनिम। एंटोनिम है आपका ऑप्शन बी, एक है कंजूस और एक है उदार यानी कि दानी, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। एक सॉरी, आइदर अविका और निकुंज आर गोइंग टू विन द प्राइज इन द हैंड राइटिंग कंपटीशन। तो यहाँ पर देखिए आइदर के साथ हम लोग क्या सीखे हैं कि वर्ब जो होगा वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होगा, ठीक। तो यहाँ पर आर की जगह क्या यूज करेंगे? इसका यूज करेंगे। ऑप्शन डी यहाँ पर एरर है। ओके, सिंगुलर वर्ब को यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। गेट आउट ऑफ हैंड, इसका मतलब क्या होता है? बस में ना होना, अनियंत्रित होना, ठीक। यानी कोई चीज जो है आपके वश में नहीं है, कोई चीज अनियंत्रित है, यानी कि आप उस पर नियंत्रण नहीं रख सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। टू एक्ट इररिस्पॉन्सिबली यानी कि गैर जिम्मेदाराना तरीके से व्यवहार करना। टू बिकम अनकंट्रोलेबल यानी कि नियंत्रण से बाहर। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। टू बी इनडिसिसिव, इनडिसिसिव मतलब क्या होता है? दुविधा में होना। ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। टू लूज करेज यानी कि अपना साहस खो देना। राइट आंसर ऑप्शन बी है। हर एक वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम हर एक वर्ड का आपको अर्थ बताते जाते हैं। आपका काम है कि आप इसे याद करते जाएं। यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। नाइदर आई नॉर माई सिस्टर्स वाज इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक। अब यहाँ पर देखिए आपको समझना है, आपको इस बात को अच्छे से, कि जब भी नाइदर नॉर का यूज हो, ठीक, तो उसमें आप देखें कि आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर दोनों सब्जेक्ट, ठीक, सिंगुलर हो, इस पे ध्यान दीजिएगा कि अगर दोनों सब्जेक्ट इसके साथ जो है वो सिंगुलर हो तो वर्ब भी आप सिंगुलर यूज करें, ठीक। अगर दोनों सब्जेक्ट आपका सिंगुलर हो तो आप वर्ब यूज करें, लेकिन दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट प्लूरल हो जाए तो आपको वर्ब प्लूरल फॉर्म में यूज करना है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ देखिए नाइदर आई नॉर माई सिस्टर्स यानी कि ये जो है अपने प्लूरल फॉर्म है। ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या सीखा कि दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट भी अगर प्लूरल हो तो हम लोग वर्ब को प्लूरल फॉर्म यूज करते हैं। तो यहाँ वाज की जगह क्या हो जाएगा? वेयर का यूज हो जाएगा। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, वाज की जगह वेयर का यूज करेंगे। नाइदर आई नो माई सिस्टर्स वेयर इंटरेस्टेड इन लर्निंग म्यूजिक। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 9 to 13 में आपको क्या करना है कि पैसेज पढ़ना है और उसके बेस्ड पे 5 क्वेश्चंस को सोल्व करना है। आइए पैसेज पढ़ते हैं। द मच अवेटेड एक्सपेंशन ऑफ दिल्लीज इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, यानी कि जो अब तक का सबसे ज़्यादा हम लोगों ने जिस चीज़ का इंतजार किया है वो दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, ठीक। इज एक्सपेक्टेड टू बिगिन बाय मार्च, यानी कि मार्च एंड तक जो है हम लोग ये आशा रख रहे हैं कि वो चालू हो जाएगा, मतलब कार्य करने लगेगा। as the airport operator has received 3 bids for the ₹9,000 करोड़ प्रोजेक्ट, क्योंकि जो नीलामी लगाने वाले लोग हैं उन्होंने लगभग 9,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट पाया है। टू ऑफिशियल्स फैमिली और विद द मैटर सेज, इस पर जो है किन्होंने बताया? तो जो अधिकारी हैं वो इनके बारे में जानकारी दी है। टू बिड्स आर फ्रॉम फॉरेन कंपनीज, ये जो दोनों नीलामियां हैं वो विदेशी कंपनियों के द्वारा हैं। वन इज फ्रॉम इंडियन फॉर्म, और उनमें जो एक है वो एक इंडियन फार्म भी है। द एयरपोर्ट ऑपरेटर द GMR ग्रुप दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड इज एक्सपेक्टेड टू फाइनलाइज द बिडर दिस वीक, यानी कि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो डायल है यानी कि ये जो कंपनी को बिड सॉरी जो ये मिलेगा बिड वो इस सप्ताह तक जो है फाइनलाइज कर दिया जाएगा कि यानी कि उसका अंतिम निर्णय उस पर ले लिया जाएगा, ठीक। आफ्टर द अनाउंसमेंट द सक्सेसफुल बिडर इज एक्सपेक्टेड टू टेक अराउंड 2 months, यानी कि लगभग 2 महीने लगेंगे टू मोबिलाइज द वर्क फोर्स एंड बिगिन एक्सपेंशन वर्क, यानी कि उस काम को जल्दी करने में और उसमें बढ़ोतरी करने में। ओके, द बीड डॉक्यूमेंट सेज द सेलेक्ट कंपनी हैज टू कंप्लीट वर्क इन 42 months, उनका ये करना है कि वो 42 महीनों में इस काम को कर देंगे। ऑल द 3 बिडर्स आर रिपोर्टेड टू हैव क्विटेड 39 months द सोर्सेज, लेकिन उनमें से लगभग सभी बिडर्स का कहना है कि हम इसे 42 की जगह 39 मंथ्स में ही कंप्लीट कर देंगे, यानी कि 3 महीने पहले ही, ठीक। द एक्सपेंशन इज एम टू मीट अ रैपिड ट्रैफिक ग्रोथ दैट हैज ऑलरेडी मेड IGI's
एशिया 7th बिजिएस्ट एयरपोर्ट। इनका मकसद ये है कि हम यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मतलब अट्रैक्ट कर पाएँ, यानी कि जितना ज़्यादा लोग आएंगे, पर्यटन होगा तो उससे पैसा मिलेगा। तो ये बेसिकली यही कहा जा रहा है कि ऐसे भी जो आईजीआई है, यानी कि इंदिरा गांधी जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, वो एशिया का 7th बिजिएस्ट एयरपोर्ट है, यानी कि सबसे ज़्यादा बिजिएस्ट एयरपोर्ट में ये 7वां नंबर पे आता है एशिया में। ठीक, तो कोशिश ये है कि हम इससे और ज़्यादा बेहतर बना पाएँ। द सेलेक्टेड कंपनी विल वर्क ऑन द एक्सपेंशन ऑफ टर्मिनल 1। जो कंपनियां हैं वो टर्मिनल 1 पर काम करेंगे, एंड टर्मिनल 3 एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू रनवे एंड टैक्सी बेस। और उनका वो ये काम करेंगे कि नया रनवे बनाएंगे। और रनवे यानी कि जैसे आप देखते हैं कि जो प्लेन्स हैं वो ऐसे उड़ती हैं, ठीक, तो ये जो रास्ता पर जो वो लोग ऐसे धीरे धीरे पहले चलते चलते फ्लाइट जो है उसके बाद ऊपर उठता है, तो ये जो रास्ता हुआ यही आपका रनवे है। ठीक, एंड द टैक्सी वे, और जहाँ पर टैक्सियाँ खड़ी होती हैं। ओके, इसी के बेस पर जो है ये पूरा पैसेज दिया गया है, काफ़ी बड़ा है। चलिए इसके बेस पर हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ठीक, अगर आपके पास बुक है तो आप इसे अच्छे से इसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा, मीन्स कि पैसेज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, फ्रॉम द रीडिंग ऑफ द पैराग्राफ इट कैन बी इन्फोर्ड, यानी कि ये निष्कर्ष निकाला जा सकता है दैट इट इज, उसके बाद आपका ऑप्शन है अ न्यू आइटम, अ न्यूज आइटम, अ सर्वे रिपोर्ट, एंड एयरपोर्ट नोबेल, प्रोमोशनल आर्टिकल। तो अगर आप इस पैसेज को पढ़ेंगे, इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे, तो आप इससे क्या निकालेंगे कि यह जो है एक न्यूज़ आइटम है, क्योंकि जैसे न्यूज़ में चल रहा है अभी। ठीक, तो उसके बारे में ही अभी हमें बताया जा रहा है कि हाँ, जो लोग हैं, 3 बिडर्स हैं, वो आएंगे, इस पर नीलामी लगाएंगे, ठीक, आईजीआई पे। तो ये आपका एक न्यूज़ आइटम है। क्वेश्चन नंबर 10, द एक्सपेंशन ऑफ द एयरपोर्ट विल बिगिन फ्रॉम। तो ये जो है कब से शुरू होगा, तो जैसा बताया गया है कि टर्मिनल 1 विच हैंडल्स द फास्ट ग्रोइंग डोमेस्टिक ट्रैफिक। तो ये जो है क्यों किया जा रहा है, ताकि जो है हम वहाँ पर डोमेस्टिक ट्रैफिक को और बेहतर कर पाए, मतलब कि उसमें फास्ट जो है काम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 11, इन 2018 द नंबर ऑफ पैसेंजर्स दैट द दिल्ली एयरपोर्ट हैंडल वाज। 2018 में जो है कितने लोगों को हैंडल किया गया था, तो वो था लगभग 70 मिलियन से थोड़ा सा नीचे। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। आप अगर इसमें पढ़ेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे आपको जो है इसका which of the following measures will help the airport reduce air congestion and handle more for the time begin। तो ये कब से किया जाएगा, तो ये हो जाएगा कंडीशन ऑफ एयर कंट्रोल टावर एंड न्यू रनवे बनाया जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, which agency has been appointed to prepare the design for the expansion of the Delhi airport। तो किस ग्रुप को बनाया गया है, मतलब किस एजेंसी को, तो वो बनाया गया है AECOM को। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 14 में। उस पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अगर आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा। ठीक, इम्पेकेबल का आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। इम्पेकेबल यानी कि त्रुटिहीन। ठीक, त्रुटिहीन। अब इसका जो है विपरीत बताना है आपको। ऑप्शंस देखते हैं। फॉल्टलेस मतलब क्या होता है, फॉल्टलेस मतलब होता है त्रुटिहीन, ये देखिए सिनोनिम हो गया, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। अनसील्ड इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है शुद्ध। ठीक, इन इम्परफेक्ट मतलब होता है त्रुटिपूर्ण। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। एक में त्रुटि नहीं है और एक में त्रुटि है, यानी कि गलतियां हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। मेथोडिकल मतलब क्या होता है, व्यवस्थित, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 15, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। टू ड्राइव समवन अप द वॉल, इसका मतलब क्या होता है, मेक समवन वेरी इरिटेटेड और एंग्री। तो यहाँ पर देखिए आपका ऑप्शन सी जो है यहाँ पे राइट आंसर है। टू इरिटेट समवन वेरी मच, यानी किसी को आप इरिटेट बहुत ज्यादा कर देते हैं, किसी को क्रोधित कर देते हैं। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। बाकी ऑप्शन हैं, टू हेल्प समवन इन डिफिकल्टी, किसी को मुसीबत में हेल्प करना, मदद करना। टू कीप एट अ डिस्टेंस, यानी कि दूरी बनाकर रखना। और ऑप्शन डी आपका है टू फ्राइटन समवन, फ्राइटन मतलब कि किसी को डराना। राइट आंसर ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है वेलोसिटी का। वेलोसिटी यानी कि संवेग, गति। ठीक, ये साइंस का वर्ड है। ऑप्शंस देखते हैं। फ्लाइट यानी कि उड़ान, रेस यानी कि दौड़, स्पीड यानी कि गति, संवेग, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। हरी यानी कि जल्दी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इम्प्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। People arrive from all parts of the country and had walked miles to take a dip at the confluence of the rivers Ganga and Yamuna। यहाँ देखिए, यहाँ पर अराइव का यूज हुआ है, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि ये प्रेजेंट में है। आगे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हैड का यूज हुआ है, तो ये तो गलत ही हो जाएगा। ठीक, ये तो गलत ही हो जाएगा, क्योंकि ये प्रेजेंट में है, तो आगे प्रेजेंट में ही से कंप्लीट करेंगे। तो अब ऑप्शंस को देखते हैं। आर वॉकिंग माइल्स टू टेक अ डिप, वॉक फॉर माइल्स फॉर डिप। यहाँ पर देखिए हैड, तो ये भी एलिमिनेट, ये भी एलिमिनेट। राइट आंसर देखिए यहाँ पे ऑप्शन बी है। पीपल अराइव फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ठीक, एंड वॉक, लोग हैं लगभग
सारे जगह से आते हैं, अराइव करते हैं हमारे देश में, और वो पैदल चलते हैं गंगा नदी में, गंगा और यमुना नदी में एक डुबकी लेने के लिए। ठीक, तो ये जो है पूरा सेंटेंस आपको प्रेजेंट को ही शो कर रहा है, और ये सारा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनेगा, इसलिए राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। अगर हम ऑप्शन ए को लेकर चलते हैं, ठीक, तो ये देखिए आपका जो फॉर्म है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को दर्शा रहा है, जबकि हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो आपको ये पूरा सेंटेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट को ही दर्शाएगा, मतलब कि उसी के सेंस में जाएगा, इसलिए जो है यहाँ पे ऑप्शन ए हम राइट आंसर चूज नहीं कर सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। तो ऑप्शंस देखते हैं। रिलीव, तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन ए ही हो जाएगा। रिलीव का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है RELIEVE। ठीक, RELIEVE। रिलीव मतलब क्या होता है? रिलीव मतलब होता है राहत देना। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। रिक्रूट यानी कि भर्ती करना, रिसिप्ट यानी कि प्राप्ति या फिर रसीद भी होता है, रियाम मतलब कि क्षेत्र। राइट आंसर ऑप्शन ए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। ही हैड नॉट टेकन एनी कोचिंग इन द गेम बट ही प्लेज गुड देन मेरी प्रोफेशनल प्लेयर्स। ठीक, यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ही हैड नॉट टेकन एनी कोचिंग इन द गेम, यानी कि उसने जो कोई भी क्लास नहीं लिया था, लेकिन वो दूसरे प्रोफेशनल प्लेयर से बहुत ही अच्छा खेलता है। क्योंकि देखिए, क्योंकि अगर आप पहले कोचिंग लेते हैं उसके बाद ही आप अपना परफॉर्मेंस देते हैं, तो यहाँ पर वही बात हो रहा है कि उसने कोई भी क्लास नहीं लिया था लेकिन वो अच्छा परफॉर्म करता है, यानी कि वो अच्छा खेलता है बाकी स्टूडेंट से। ठीक, इसलिए जो है हम इसे प्रेजेंट में ही रखेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है ही में और दूसरे जो प्रोफेशनल प्लेयर्स में। तो जब भी कंपैरिजन का बात होता है तो हम कंपैरेटिव डिग्री का यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे गुड की जगह जो है हम लोग क्या यूज करेंगे? बेटर का यूज करेंगे। ठीक, तो ही प्लेज बेटर देन मेनी प्रोफेशनल प्लेयर्स, तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर ऑप्शन सी है। गुड की जगह क्या यूज करेंगे? बेटर का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत शब्द। एमिएबल का, एमिएबल मतलब होता है मित्रतापूर्ण, यानी कि आपका जो है अच्छा संबंध है। और अब इसका विपरीत बताना, ऑप्शन देखते हैं। कंफर्टेबल यानी कि आरामदायक, फ्रेंडली यानी कि दोस्ताना, ये देखिए इसका सिनोनिम हो गया। हॉस्टाइल यानी कि शत्रुता, तो राइट आंसर ऑप्शन सी है, एक दोस्ती और एक शत्रुता। कोर्डियल यानी कि स्नेहपूर्ण, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी। सारे वर्ड सबके लिए इंपॉर्टेंट हैं, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 21, और आपको एक चीज़ बताना है कि हमारा जो टेलीग्राम चैनल है द एमपीटीएस एकेडमी, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ पर जाइए, उसे विजिट करिए। अगर आपको वो इम्पोर्टेंट लगे, ज़रूरी लगे, तो ज़रूर उसे ज्वाइन भी कर लीजिएगा। ठीक, वहाँ पे आपको डेली करेंट अफेयर्स के क्विजेज हो रहे हैं। इधर लगभग 3 से 4 दिन से करेंट अफेयर्स के क्विजेज नहीं हो पा रहे हैं। ठीक, क्योंकि मेरा थोड़ा सा तबीयत भी खराब हो गया था, इसी वजह से जो है हम रेगुलर इधर क्लास लेसन्स भी नहीं अपलोड कर पा रहे थे। लेकिन अब जो है धीरे धीरे हम सारे चीज़ों को जो जैसे पहले चल रहा था वैसे ही करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप लोग जो है बस लेसन्स को कंप्लीट देखिए, कहीं पर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिए। ठीक, और आप लोग जो हैं जितना अच्छा सपोर्ट करते जाइएगा, हम उतना और बेहतर आपके लिए करते जाएंगे। मेरा बस मकसद यही है कि आपको जो है एसएससी के प्रिपरेशन करने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में जो है पेड कोर्स या कुछ ऐसा करके करने की ज़रूरत ना पड़े, परचेज करने की ज़रूरत ना पड़े। हम बस यही चाहते हैं कि आप लोग जो है एकदम अच्छे से यहाँ पर ही एकदम फ्री, विदाउट एनी कॉस्ट, आप इंग्लिश के सेक्शन में, जीएस के सेक्शन में, अगर आपको मैथ्स या रीजनिंग के भी सेक्शन में दिक्कत है तो आप टेलीग्राम चैनल के डिस्कशन ग्रुप में आप वहाँ पर क्वेश्चन का पिक भेजिए, आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिलेगा। भले ही 1 घंटे में ना मिले, 2 घंटे में ना मिले, लेकिन आपको विथिन 12 आवर्स आपको वहाँ पर सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक, तो बस मेरा यही कोशिश है, आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरा साथ दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लेसन को शेयर करिए ताकि और लोगों तक जो है ये लेसन्स पहुंच पाएँ, वो हमारे साथ जुड़ें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो सीख भी पाएँ। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, बस यही आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। ठीक, चलिए अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में। नॉट ओनली सी ऑब्जेक्टेड टू हिज प्रपोजल बट ऑल्सो कंडेम्ड इट इन स्ट्रॉन्ग टर्म्स। कंडेम मतलब होता है किसी की निंदा करना, ओके। ऑब्जेक्ट मतलब होता है किसी चीज पर उंगली उठाना। अब यहाँ पर ये तो वर्ड मीनिंग हो गया, ठीक, लेकिन ग्रामेटिकल देखते हैं तो नॉट ओनली, ठीक, नॉट ओनली, उसके बाद आपको सबसे पहले क्या यूज करना होता है? एक्सुलरी वर्ब, यानी कि जो आपका हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आपका यूज करना होता है, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब का जो भी फॉर्म रहेगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए नॉट ओनली, उसके बाद हम लोगों ने क्या सीखा? जो आपका एक्सुलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, तो ये देखिए आपका हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, ऑप्शन है आपका यहाँ पर राइट आंसर। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में हम देख रहे हैं कि डिड भी लगा हुआ है और वर्ब का सेकंड फॉर्म भी लगा हुआ है, तो ये तो एलिमिनेट हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट में हम लोगों ने क्या सीखा है कि डिड के साथ फिर
हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि ये दोनों अपने आप में वर्ब हैं, डिड भी और जो आपका जैसे मान लीजिए कि प्ले है, ठीक, और डिड भी है, तो ये दोनों अपने आप में वर्ब ही हैं। तो अगर ये डिड जो है, चलिए इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक, डू, डिड, डन, डूइंग और ये डज, ठीक, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये सेकंड फॉर्म, ये थर्ड फॉर्म, ये फोर्थ फॉर्म, ये फिफ्थ फॉर्म, ठीक। अब एक वर्ड हम लोग यहाँ पर लेते हैं प्ले, प्लेड, प्लेड, प्लेइंग, प्लेस, ठीक। तो यहाँ पर अगर हम लोग डिड ले चुके हैं ऑलरेडी, तो फिर से हम यहाँ पर प्लेड का यूज नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि दोनों ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में है। तो हम एक साथ दोनों वर्ब को कैसे यूज करेंगे, वो भी एक ही फॉर्म में, ठीक। तो इसलिए जो है यहाँ पर प्लेड का यूज नहीं होगा, इसलिए जो है यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब वाला जो रूल है आप याद रखिएगा कि नॉट ओनली के साथ जो है आपका सेंटेंस शुरू हो तो पहले आप ऑक्सिलरी वर्ब को यूज करें, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब का जो फॉर्म यूज होगा, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। वायोलिन, ये आपका करेक्ट स्पेल है, इसका वायोलिन हो गया जो बजाने वाला होता है। विजनरी मतलब काल्पनिक। वीसीएस यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है, ठीक। वीसीएस का जो करेक्ट स्पेल है वो है VICIOUS। वीसीएस मतलब क्या होता है, दुष्ट, बदमाश, ठीक। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। वोएज यानी कि समुद्री यात्रा है, मतलब कि जल यात्रा। राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है, यानी कि पर्यायवाची शब्द एक्यूरेट का। एक्यूरेट मतलब क्या होता है, सही, सटीक, ओके। अब इसका देखते हैं सिनोनिम्स क्या होगा। तो प्रिसाइज मतलब होता है सटीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। ट्रूथफुल यानी कि ईमानदार, सच्चा। कंडेंस्ड यानी कि सघन। पैसिफाई यानी कि शांत करना। राइट आंसर ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। देयर वॉज अ लॉट ऑफ रबिश ऑन द फ्लोर। रबिश मतलब कि गंदगी, ऑन द फ्लोर, सो आई आस्क्ड संगीता, इसलिए मैंने संगीता को कहा टू स्वीप फिल इन द ब्लैंक अवे। अब यहाँ पर देखिए रबिश के बारे में बात हो रहा है, जो कचरा। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, ये जो ये सिंगुलर फॉर्म में है, ठीक। कचरा जो है एक सिंगुलर फॉर्म में होता है सब्जेक्ट, तो इसके साथ जो है इसका सिंगुलर फॉर्म ही यूज करेंगे। और ये चूंकि नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए जो है हम इसके साथ इट का यूज करेंगे, ना कि दिस का, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है, यानी कि विपरीत। कोहेरेंट का इसका मतलब होता है सुसंगत। क्या होता है, सुसंगत। अब इसका विपरीत बताना। ऑप्शंस देखते हैं। कांस्टेंट यानी कि स्थिर। एलिजिबल, अस्पष्ट। कंसिस्टेंट यानी कि लगातार या फिर तर्कपूर्ण भी होता है, तो ये देखिए इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक। इलॉजिकल यानी कि विसंगत, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। एक है सुसंगत, एक है विसंगत, यानी कि एक दूसरे के विपरीत है। राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 26, यहाँ पे आपको एंटोनिम बताना है वेरी का। वेरी मतलब क्या होता है, वेरी मतलब होता है थका हुआ। अब इसका विपरीत बताना है आपको। ऑप्शंस देखते हैं। क्विक यानी कि जल्दी। अलर्ट यानी कि चौकन्ना। टायर्ड यानी कि थका हुआ। ये देखिए इसका सिनोनिम है, लेकिन बताना है एंटोनिम। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। रिफ्रेश्ड यानी कि तरोताजा महसूस करना। एक है, एक है थका हुआ और एक है तरोताजा महसूस करना, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 27, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक बताना है। और सॉरी, यहाँ पे OWS है आपका, ठीक। अ लार्ज बाउंड बंडल ऑफ पेपर, हे और कॉटन, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा बहुत ही बड़ा जो है कागज का बंडल को बांधना। बॉन्ड मतलब होता है किसी चीज को बांधना, ठीक। या फिर कॉटन के कपड़े से जो भी है उसे बांध देना। ऑप्शंस देखते हैं। बैरल, ये तो बैरल हो गया आपका, जानते ही हैं, ठीक। ऑप्शन बी आपका है बेल। बेल मतलब होता है गांठ, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। गेल मतलब क्या होता है, आंधी। और कैचे मतलब क्या होता है कि छिपने की जगह। ये आपके मोबाइल में स्पेस को घेरता है, तो ये बहुत ही बदमाशी करता है। मेरे मोबाइल में बहुत ज्यादा स्पेस घेर लेता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 28, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक है। आई फेल्ट समथिंग हार्ड, फिल इन द ब्लैंक माई चिक, ठीक। आई फेल्ट समथिंग हार्ड, फिल इन द ब्लैंक माई चिक। ऑप्शन है हीट, टू हीटिंग, टू बी हीटिंग, टू हीट। यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन है आई फेल्ट समथिंग हार्ड, हिट माई चिक, ठीक। ये मतलब कि मैंने जो है कुछ ऐसा महसूस किया कि मेरे चिक यानी कि मेरे गाल पर जो है कुछ बहुत ही सख्त चीज आकर चोट पहुंचाया। हिट मतलब कि चोट पहुंचाना, ठीक। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे। यहाँ पे आपको रॉन्गली स्पेल्ड को चूज करना है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शंस है वो है कंपटीशन यानी कि प्रतियोगिता। एक्सप्लेनेशन यहाँ पे राइट आंसर आपका है, ठीक।
एक्सप्लेनेशन का जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है EXPLANATION, एक्सप्लेनेशन यानी कि व्याख्या करना। ठीक, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। एक्विजिशन मतलब क्या होता है? प्राप्ति। एल्यूमिनेशन मतलब क्या होता है? एल्यूमिनेशन मतलब होता है रोशनी। ठीक, एल्यूमिनेशन यानी कि रोशनी। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। कुंभ मेला हैज बीन हेल्ड एट इलाहाबाद since centuries now because in the past 2 decades it has grown into a mega event। अगर ये आप अंडरलाइन सेक्शन को पढ़ेंगे तो आपको ये सुटेबल नहीं लग रहा होगा। ठीक, क्योंकि यहाँ देखिए सिंस का, फिर सेंचुरीज, फिर नाउ। ठीक, तो ये जो है आपका एक सुटेबल सेंटेंस नहीं बैठ रहा है, तो इसमें कहीं ना कहीं गलती है। अब देखिए कहाँ गलती है। द कुंभ मेला हैज बीन हेल्ड एट इलाहाबाद सिंस सेंचुरीज। यहाँ पर देखिए जब भी सेंचुरीज का बात हो रहा है, ठीक, सेंचुरीज यानी कि सदियों से। कितने सदियों से हमें नहीं पता है, पिछले 100 साल से, ठीक, पिछले 200 साल से, या पिछले के पिछले 100 साल से। ठीक, यानी कि सदियों से ये चला आ रहा है। ठीक, तो सिंस का यूज हम लोग कब करते हैं? जब एक निश्चित समय का बोध हो। ओके, जब एक निश्चित समय का बोध हो। लेकिन यहां पर जो है एक अनिश्चित समय का बोध हो रहा है, इसलिए जो है हम लोग यहाँ पर सिंस का यूज नहीं करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर जो है हम लोग यूज करेंगे फॉर का। ठीक, तो द कुंभ मेला हैज बीन हेल्ड एट इलाहाबाद फॉर सेंचुरीज, यानी कि सदियों से जो है इलाहाबाद में जो है यह रखा जा रहा है, मतलब कि इसे जो है आयोजित किया जा रहा है इलाहाबाद में। बट बिकॉज नाउ बट इन द पास्ट 2 decades इट हैज ग्रोन इनटू अ मेगा इवेंट। लेकिन यह लगभग पिछले साल से जो है, पिछले 2 दशकों से एक बहुत ही बड़े इवेंट में परिवर्तित हो गया है, ग्रो हो गया है। ठीक, तो इसलिए जो है हम यहाँ पर यूज करेंगे ऑप्शन ए का। यहाँ पर देखिए मोर ओवर इन द पास्ट, इसका मतलब होता है बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पर इस सेंस में कोई भी यहाँ पर ये हमारा ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा है, इसलिए हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। सेंचुरीज है, ये एक अनिश्चित समय, इसलिए हम लोग यहाँ पर फॉर का यूज किए। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। सी इज ऑलवेज फाइंडिंग फॉल्ट विद द फूड आई कुक। देखिए जब भी आपको ऑलवेज दिखे तो आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएं। ठीक, प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस V1 या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म प्लस आपका ऑब्जेक्ट। V1 कब यूज होगा? जब सब्जेक्ट प्लूरल हो। V5 कब यूज होगा? जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। तो यहाँ देखिए सी जो है आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोगों ने क्या सीखा? ऑलवेज जब भी दिखे तो हम प्रेजेंट इनडेफिनिट को बनाएंगे। तो यहाँ पर जो एरर हो जाएगा वो हो जाएगा आपको ऑप्शन डी, सी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट हो जाएगा। ठीक, क्योंकि सब्जेक्ट आपका सी है यानी कि सिंगुलर है, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज करेंगे? V5 का यूज करेंगे। तो फाइंडिंग की जगह फाइंड्स का यूज करेंगे। सी ऑलवेज फाइंड्स फॉल्ट विद द फूड आई कुक। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ पर आपको ग्रामेटिकल एरर को फिर से फाइंड आउट करना है। दिस टेस्ट कंप्राइजेस ऑफ ग्रामर, वोकेबुलरी एंड रीडिंग कम्प्रिहेंशन। यहाँ पर देखिए एक वर्ड आपको यूज हो रहा है कंप्राइज। कंप्राइज मतलब होता है सम्मिलित होना, यानी कि समावेश होना, सारे चीजों का समावेश होना। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर ग्रामर भी समावेश है इस टेस्ट में, वोकेबुलरी भी है, रीडिंग कम्प्रिहेंशन भी है। ठीक, यानी कि ये टेस्ट है इन सबसे मिलकर बना हुआ है, समावेश मतलब। ठीक, तो देखिए कंप्राइज जो वर्ड है इसका मतलब होता है कंसिस्ट ऑफ। कंसिस्ट ऑफ, या तो आप कंसिस्ट ऑफ लिखें या तो सिर्फ कंप्राइज लिखें, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। ओके, तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि कंप्राइज के साथ ऑफ का यूज है, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। हम सिर्फ कंप्राइज का यूज करेंगे। अगर यही कंसिस्ट रहता, ठीक, तो यहाँ पर हम लोग जाते हैं नो एरर के साथ, लेकिन और भी कोई इसमें एरर दिया हो रहा था। ठीक, तो इसमें जो है आपको ये ध्यान रखना है कि या आप सिर्फ कंप्राइज का यूज करें या आप कंसिस्ट ऑफ का यूज करें। ठीक, कंप्राइज के साथ कोई भी प्रीपोजिशन आपका यूज नहीं होगा, कंसिस्ट के साथ आपका प्रीपोजिशन ऑफ का यूज होगा। दोनों का अर्थ एक ही होता है, समावेश होना। ठीक, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, सिर्फ कंप्राइज का यूज करें। क्वेश्चन नंबर 33, यहाँ पर आपको AWS बताना। इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर कोडिंग एंड डिकोडिंग लैंग्वेजेस, यानी कि आप ऐसा इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे जिससे आप क्या पता लगा सकें? संकेत का पता लगा सकें, मतलब कि कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक, ऑप्शन देखते हैं। क्रोनोमीटर मतलब कि एक घड़ी जो हमेशा सही समय बताती है। क्रिप्टोग्राफी यानी कि जो संकेत लेखक होते हैं, तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी है। कार्डियोग्राफी यानी कि हृदय से संबंधित, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 34, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। टू गिव द स्लिप, इसका मतलब क्या होता है? टू गिव द स्लिप मतलब कहीं से बचकर भाग जाना,
ठीक, तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी है, टू स्केप यानी कहीं से निकल कर भाग जाना। टू कीप लो यानी कि धीमा रखना, टू हिट समवन किसी को मारना, टू हाइड यानी कि किसी चीज को छिपाना। ठीक, क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ आपको सिनोनिम बताना है इमर्स का। इमर्स मतलब होता है डूबना, ड्राउन यानी कि डूब कर मरना होता है, बाथ यानी कि स्नान करना, सावर मतलब क्या होता है मूसलाधार बारिश, और सबमर्ज यानी कि डूबना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। इसका मतलब हो गया डूब कर मरना और इसका मतलब हो गया डूबना। ठीक, और इमर्स मतलब भी होता है डूबना। राइट आंसर ऑप्शन डी है सिनोनिम के रूप में। क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पे फिर से आपको सिनोनिम बताना है। ऑकवर्ड मतलब होता है अनाड़ी या फिर भद्दा। अब इसका फिर से पर्यायवाची बताना है। स्किलफुल यानी कि कुशल, क्लमसी यानी कि अनाड़ी। तो राइट आंसर ऑप्शन बी है। प्लीजेंट यानी कि सुहाना, ग्रेसफुल यानी कि सुंदर। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पे आपको OWS का अर्थ बताना है। द बेस फ्रेम ऑफ अ कार और अदर व्हीकल, व्हील्ड व्हीकल यानी कि जो पहिए से संबंधित जो गाड़ी है उनका फ्रेम। ऑप्शंस देखते हैं। फ्यूजल इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हवाई जहाज का ढांचा। ओके, बॉनेट, बॉनेट मतलब क्या होता है, बॉनेट मतलब होता है किसी चीज का जड़ी। चैसिस यानी कि चेसिस जो बोलते हैं हम लोग पहिया। तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। कॉकपिट यानी कि पाली जहां पर जो बैठते हैं, जो हवाई जहाज उड़ाते हैं। ठीक, कैप्टन जो होते हैं वो कॉकपिट में ही बैठते हैं। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पे आपको सिनोनिम बताना है रेडिकल का। रेडिकल मतलब होता है उग्र या फिर पूर्ण भी होता है। ठीक, ये दोनों अर्थ आप लोग याद रखिएगा। ऑप्शन देखते हैं। ट्रिवियल यानी कि तुच्छ, महत्वहीन, एब्सोल्यूट यानी कि पूर्ण। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। माइनर यानी कि नाबालिग, और मॉडरेट यानी कि नरम, सिनोनिम के रूप में। राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द ऑफर इज गुड, यू विल रिग्रेट, फिल इन द ब्लैंक, यू डिक्लाइन इट। यह ऑफर जो है बहुत ही अच्छा है। यू विल रिग्रेट यानी कि तुम पछताओगे। इफ यू विल डिक्लाइन इट, अगर तुम इसे डिक्लाइन कर देते हो यानी कि मना कर देते हो। तो राइट आंसर ऑप्शन सी है। और ये भी आप ध्यान रखिएगा कि ये जो रूल है, ये देखिए यहाँ पे ये जो पार्ट है आपका जीरो कंडीशनल सेंटेंस हो गया। हम लोगों ने सीखा है कि इफ प्लस आपका सब्जेक्ट प्लस आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ठीक, तो कॉमा देके उसके बाद फिर जो आगे वाला सेंटेंस है ये सिंपल फ्यूचर टेंस में बनता है। ये हम लोगों ने कल सीखा है। तो देखिए इफ यू डिक्लाइन इट यू विल रिग्रेट, यही हो गया आपका। ये बस उल्टा करके दिया गया है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 40 यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। द होल 9 यार्ड्स, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज का पूर्ण भाग यानी कि एकदम कंप्लीट, पूर्ण। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। द एक्ट ऑफ काइंडनेस यानी कि दयालुता दिखाना। द इंटायरिटी ऑफ समथिंग यानी कि किसी चीज का पूर्ण होना। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। एन एसेंशियल पार्ट यानी कि आवश्यक भाग। एन इंजॉयबल सिचुएशन यानी कि एक बहुत ही खुशी मनाने वाला स्थिति। राइट आंसर ऑप्शन बी है। OWS का अर्थ बताना है 41 में। थिंग्स और पीपुल ऑफ द सेम काइंड यानी कि एक ही तरह के लोग। कंटेम्प्रेरीज यानी कि समकालीन। होमोजेनियस यानी कि सजातीय, सदृश। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, यानी कि एक ही तरह के लोग। फेलोज मतलब क्या हो गया, सभा। कुलीग्स मतलब कि सहकर्मी। राइट आंसर ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 42 में आपको ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। द विलेजेस विथ ऑल इट्स हाउसेज वे आर फ्लडेड बाय द रिवर। यहाँ देखिए एक वर्ड यूज हुआ है विथ। हम लोगों ने क्या सीखा है कि अलोंग विथ, बिसाइड्स, एज वेल एज, टुगेदर विथ। ठीक, ये जो वर्ड्स होते हैं इनके साथ दो सब्जेक्ट्स होते हैं, एक इनके पहले, ठीक, और एक इनके बाद। तो हम लोग जो वर्ब यूज करते हैं ये पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार यूज करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए जो सब्जेक्ट हमारा है ये वाला, ये सिंगुलर है, तो वर्ब भी हम लोग यहाँ पर सिंगुलर ही यूज करेंगे। तो राइट आंसर जो है यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। वेयर की जगह वाच का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे एक ये विथ हो गया और एक यहाँ पर एक सब्जेक्ट ये है और एक सब्जेक्ट ये है। तो चूंकि हम लोग रूल के हिसाब से जानते हैं कि ये फर्स्ट वाले सब्जेक्ट के अनुसार अपना वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ वर्ब चूंकि देख रहे हैं प्लूरल है तो ये गलत है। इसके अनुसार हम वर्ब यूज करेंगे तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, तो वेयर की जगह वाच का यूज करेंगे। ऑप्शन बी रहा है। क्वेश्चन 43 यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट की जरूरत है अंडरलाइन सेक्शन में, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ ही आएंगे। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंगाइज इन द टू ब्रदर्स। डिस्टिंगाइज मतलब क्या होता है, अंतर बताना या फिर विशेषता भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो इसका अर्थ है वो है अंतर बताना। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोगों ने ये प्रीपोजिशन के लेसन में सीखा है, फिक्स प्रीपोजिशन के लेसन में, कि इसके साथ डिस्टिंग्विश जो है वर्ड, इसके साथ हम लोग हमेशा बिटवीन का यूज करते हैं। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू ब्रदर्स, यानी कि यह बहुत ही मुश्किल है दोनों भाइयों के बीच में अंतर बताना। तो राइट आंसर ऑप्शन डी है। ठीक,
तो याद रखिएगा डिस्टेंट गाइस के साथ प्रीपोजिशन बिटवीन। क्वेश्चन नंबर 44, यहाँ पे आपको आइटम का अर्थ बताना है। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज अ सिचुएशन, व्हाट इज अ गोइंग टू सिचुएशन, ठीक। यानी कि आप जो है एकदम सटीक तरीके से बताते हैं कि क्या सिचुएशन हो रहा है, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए है, टू मेक द प्रिसाइसली करेक्ट पॉइंट, यानी कि जो हो रहा है, यानी कि जो सही चीज है आप उसे ही सही तरीके से बताते हैं, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट हो जाएंगे। टू हिट समवन ऑन द हेड, यानी किसी को सर पर चोट करना। टू असेस द सिचुएशन इमीडिएटली, यानी किसी स्थिति तक जल्दी पहुंचना। टू हैंडल अ डिफिकल्ट सिचुएशन, यानी कि उसे समझना मुश्किल स्थिति को। राइट आंसर ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 45, यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस का अर्थ बताना है। अ स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल हैविंग कंट्रोल ऑफ अ कंट्री, यानी कि एक छोटे से ग्रुप के जो लोग हैं वो एक देश पर शासन करते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है ओलिगार्की, यानी कि कुलीन तंत्र, यानी कि छोटे से कुछ ही लोगों का समूह जो है वो शासन करता है। बाकी ऑप्शन हैं प्लूटोक्रेसी, यानी कि धनिक लोग, जो धन से संबंधित लोग होते हैं वही शासन करते हैं। एरिस्टोक्रेसी, यानी कि शिष्ट जन लोग, ठीक। और थियोक्रेसी, यानी कि धर्म से संबंधित। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। बाकी है 46 to 50, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है और इसे में पढ़कर इसे जो है कंप्लीट करना है। चलिए पढ़ते हैं। वाइल्ड मंकीज आर अ प्रॉब्लम फॉर फार्मर्स, जो जंगली बंदर होते हैं वो किसानों के लिए प्रॉब्लम होते हैं, मतलब कि समस्या क्रिएट करते हैं। इन मेनी एरियाज, बहुत सारे क्षेत्र में। इन जापान, जापान में जो जंगली बंदर होते हैं वो किसानों को बहुत ही परेशान करते हैं, ठीक। उसके बाद आगे पढ़ते हैं। दे का यूज यहाँ पर किया हुआ है, तो ये देखिए वाइल्ड मंकीज हैं, ये प्लूरल है, इसलिए जो है हम यहाँ पर दे का यूज करेंगे, ठीक। तो दे ऑफन कम आउट ऑफ द वुड्स, वो अक्सर जो है जंगलों से बाहर आते हैं। टू, उसके बाद क्या है? ईट द टेस्टी वेजिटेबल्स, वो अक्सर आते हैं बाहर खाने के लिए जो स्वादिष्ट वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें, और जो फल होते हैं उन्हें, जो फार्म में रखे होते हैं। जैसे कि आपका फार्म हो गया, तो यहाँ पर आप अपने सब्जियां, फल जो भी है वो आप रखेंगे एक किसान के रूप में, ठीक। तो बंदर आते हैं और यहाँ से सारे चीजों को खाते हैं, ठीक। तो ये परेशान करते हैं वहाँ के फार्मर्स को। आगे पढ़ते हैं। फिर है 48 में क्या होगा? तो 48 में आपका हो जाएगा कि एवरी ईयर, यानी कि हर साल जो है बंदर यही करते हैं, ठीक। एवरी ईयर दे काउज हेवी डैमेज टू क्रॉप्स, हर साल जो है वो क्रॉप्स, यानी कि जो वहां पर फसलें होती हैं उनको बहुत ही भारी रूप में नुकसान पहुंचाते हैं, क्षति पहुंचाते हैं। ओके, फिर आगे पढ़ते हैं। फिर 49 में आपका क्या है? तो 49 में है कि however sorry however the farmers are fighting back, जो भी हो, फॉर मतलब कि जो भी हो, जो फार्मर्स हैं, जो किसान हैं, वो इससे लड़ रहे हैं, मतलब कि इसके लिए जो है कुछ करना चाह रहे हैं। इन 2005, यानी कि 2005 में एक स्मॉल विलेज इन नगानो, एक छोटा सा विलेज है नगानो में, ठीक। उसके बाद क्या है कि स्टार्टेड अ प्रोग्राम, उन्होंने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया टू प्रोटेक्ट क्रॉप्स विद द हेल्प ऑफ डॉग्स। उन्होंने क्या किया कि कुत्तों की मदद ली उन्होंने क्रॉप्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी कि जो फसल है उन्हीं को सुरक्षित रखने के लिए। दे आर नोन एज मंकी डॉग्स, उन्हें किस रूप में जाना जाता है? तो उन्हें मंकी डॉग्स के रूप में जाना जाता है। एंड दे आर ट्रेंड टू स्केयर मंकीज अवे, और उन्हें इस रूप में ट्रेन किया जाता है ताकि वे मंकीज, यानी कि जो बंदर हैं, उन्हें दूर रख सकें फसलों से, ठीक। तो यहाँ पर जो है ये हुआ इस पैसेज का। तो पूरा क्या है कि कुछ जो जंगली बंदर हैं वो जापान के किसानों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। वो जो हैं अपने जंगलों में आते हैं, अक्सर बाहर निकलते हैं और जो फार्म्स में रखे होते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, वो खा लेते हैं। लगभग हर साल वो ऐसा ही करते हैं, ठीक। लेकिन जो फार्मर्स हैं वो भी चाहते हैं कि मेरा फसल बर्बाद ना हो, तो उन्होंने उसके लिए एक उपाय निकाला, और उसके लिए जो है उन्होंने कुत्तों की मदद ली, जो इन्हें जो बोला जाता है मंकी डॉग्स, ठीक है, ताकि वो जो है उन्हें ट्रेन कर सकें और बंदरों को उससे दूर रख सकें, यानी कि फसलों से, ठीक। तो ये है इस पूरे पैसेज का अर्थ। तो ये है सेट का डिटेल में सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक वर्ड, हर एक सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, लेसन्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग जो है इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और हमारा टेलीग्राम चैनल भी जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।